सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट राह में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी 2024 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे गाइस, आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट होगी और आपको एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ गाइस, आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड रिवीजन करिए। तो चलिए इस रेलवे एनटीपीसी 2024 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा वो हमारा सेट 69 चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का रेलवे एनटीपीसी का कौन सा सेट चलेगा? सेट 69 चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है guys, कि जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपको ये बताना है, ठीक है। तो बताइए कि जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम जो लागू हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था, या फिर ऑप्शन बी 1974 में हुआ था, या फिर ऑप्शन सी आपसे करें 1986 में हुआ था, या ऑप्शन डी तो 2002 में हुआ था, ठीक है। ये आपको बताना है। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1974 में जो गाइस याद रखिएगा, 1974 में जो है जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम जो है लागू हुआ था। तो 1974 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस, हम बात करेंगे 1972। 1972 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1972 में जो है कौन सा अधिनियम आया था। तो याद रखिएगा 1972 में जो आया था ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें तो ये भी आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है ये प्रश्न आपको जो है मिलान करने की वजह से भी दे देगा। एक तरफ आपको जो है ये अधिनियम लिखा रहेगा और दूसरी तरफ जो है ये किस वर्ष लागू हुआ ये दिया रहेगा, तो इस वजह से मिलान करने के लिए भी दे देता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत टाइम ऐसे देखने को मिले एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ था? 1972 में, ठीक है। ये डेटा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1974 में आपका जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस 1986, ठीक है। 1986 की अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें जो है आपको कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है गाइस याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये किस वर्ष पारित हुआ था, यानी कि किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है याद रखिएगा 1986 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यहाँ पे जो है ये आपको जो भी मैं दिखा रही हूँ इसको प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 2002 में जो है ये आपका कौन सा अधिनियम लागू हुआ था गाइस? तो याद रखिएगा जैव विविधता अधिनियम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जैव विविधता अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैव विविधता अधिनियम जो है वैसे याद रखिएगा, जैव विविधता अधिनियम जो है वैसे ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 2002 में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं लिखा रही हूँ, इसे आप याद रखिएगा एंड नोट भी कर लीजिएगा। अगर आपको याद है तो मत नोट करिए, लेकिन नहीं याद है तो प्लीज रिक्वेस्ट करिए इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1951 में, या ऑप्शन डी 1929 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है 1917 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी गाइस? तो 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं 1929। तो याद रखिएगा 1929 में जो है ये किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी गाइस? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में जो है
ये ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है 1969। 1969 में जो है याद रखिएगा, इसमें जो है किस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो आपने सुना होगा मैन बुकर पुरस्कार, ठीक है, जो अरुंधति राय को मिला हुआ है, याद रखिएगा। तो मैन बुकर पुरस्कार जो है, जो उनका जो है, याद रखिएगा, मैन बुकर पुरस्कार जो है, इसकी शुरुआत कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैन बुकर पुरस्कार जो की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, 1969 में, ठीक है। पुरस्कार नहीं होता है गाइस, पुरस्कार होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1969 में जो है एक कौन सी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, मैन बुकर पुरस्कार की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1951, 1951 में जो है कौन से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1951 में जो है, याद रखिएगा गाइस, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जो मिलता है गाइस, इसकी शुरुआत जो है ये कब हुई है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें ऐश्वर्या राय वगैरह को जो ये पुरस्कार मिला हुआ है गाइस, याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसकी शुरुआत हुई है 1951 में। अब हम बात करते हैं गाइस पुलित्जर पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उनको क्लियर करेंगे। तो हम किसके बारे में बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गाइस, हम पुलित्जर पुरस्कार की बात करेंगे कि इसमें जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है सबसे पहले जो है ये किस भारतीय को मिला था, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है किसके बारे में बात करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, हम बात करेंगे पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी लिख पा रही है इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना, पुलित्जर पुरस्कार जो है गाइस, याद रखिएगा, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा पुलित्जर पुरस्कार जो है गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दिया जाता है गाइस, याद रखिएगा, वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यही पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करते हैं कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि पहले भारतीय कौन थे, जो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि पहले भारतीय कौन थे जिन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है। आप बात करते हैं कि पहले भारतीय कौन है जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले भारतीय थे जिनका नाम था, अगर याद रखिएगा, क्या नाम था, गोविंद बिहारी लाल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद बिहारी लाल है, ये आपको ध्यान रखना है। गोविंद बिहारी लाल है जो कि पहले भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोविंद बिहारी लाल, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोविंद बिहारी लाल जो थे ये पहले भारतीय थे जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, ऑप्शन बी 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, या ऑप्शन सी 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, या ऑप्शन डी 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है गाइस, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको जानना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है वो 6 भाग कौन कौन से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पहला भाग किसमें वर्गीकृत किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना, याद रखिएगा, पहला आपको याद रखना है जो कि है ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। ये 6 भाग आपको याद रखना है, ये कौन कौन से भाग में बांटा गया है सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार। तो पहला हो जाएगा गाइस, ये आपको याद रखना है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पहला क्या हो जाएगा गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो हो गया ये राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा जो है, दूसरा आपको याद रखना है गाइस राज्य मार्ग, ठीक है। राज्य मार्ग ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा जो होगा ये आपका जो हो गया राज्य राजमार्ग हो गया, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, राज्य राजमार्ग हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो तीसरा जो है ये आपका एक्सप्रेस वे हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो हो गया ये आपका एक्सप्रेस वे हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, तीसरा जो है ये आपका एक्सप्रेस वे हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा, चौथा जो
है ये आपका कौन सा हो गया guys? तो ये आपका हो गया चौथा जो हो गया ये आपका सीमा सर के हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है ये आपका क्या हो गया guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो हो गया ये आपका सीमा सर के हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका जो है पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो हो गया ये आपका ग्रामीण सर के हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका जो है guys, आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो है ये आपका कौन सा हो गया? पांचवा जो हो गया ये आपका ग्रामीण सर के हो गया। और अगर हम बात करें छठा, छठा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये आपका जिला स्तर के हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये आपका कौन सा हो गया? जिला स्तर के हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये टोटल कंप्लीट हो गया। इसको भारत में जो है सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार 6 भागों में जो है वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, सीमा सड़कें, ग्रामीण सड़कें और जिला सड़कें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ये कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस आपसे ऑप्शन बोल रहे हैं आपसे कि ऑक्सीजन है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, या फिर नाइट्रोजन, या फिर मैग्नीज, या फिर सिलिकॉन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ये है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे भू प्रॉपर्टी में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व कौन कौन सा है, जो कि हम क्रम वाइज बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम क्रम वाइज बात करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम क्रम में बात करेंगे जो कि आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हुए सबसे पहले जो है ये कौन सा पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है ये आपको ध्यान रखना है भू प्रॉपर्टी में जो है सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है guys, आपको दूसरा जो है ये आपको कौन सा रखना है guys? दूसरा जो है आपको याद रखना है सिलिकॉन, ठीक है। दूसरे मात्रे में जो है ये कौन सा पाया जाता है? सर्वाधिक ऑक्सीजन। अगर दूसरा आपसे पूछे कि दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है भू प्रॉपर्टी पे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो पाया जाने वाला जो तत्व है guys, ये आपका कौन सा है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो पाया जाने वाला सबसे बड़ा तत्व है ये है आपका एल्यूमिनियम है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा, चौथा जो है ये आपका कौन सा है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो है एल्यूमिनियम के बाद आपको याद रखना है guys आयरन, ठीक है। चौथा जो है ये आपका कौन सा हो गया guys? तो ये आपका हो गया आयरन हो गया। उसके बाद अगर हम पांचवा की बात करें, ये आपका कौन सा हो गया guys? तो आयरन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे guys आपका जो है कैल्शियम हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये आपका कौन सा हो गया guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ये आपका कैल्शियम हो गया, और लास्ट जो है ये आपका कौन सा हो गया? कैल्शियम हो गया। और लास्ट जो है आपका छठा जो है ये आपका कौन सा हो गया? छठा जो हो गया ये आपका कार्बन हो गया। अब हम बात करेंगे कौन जो है ये कितना प्रतिशत पाया जाता है भू प्रॉपर्टी पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आपको जो है प्रतिशत भी दे देता है और मिलान करने के लिए दे देता है, ठीक है। एक तरफ आपको तत्व दे देंगे और एक तरफ प्रतिशत दे देंगे और बोलेंगे कि मिलान करिए कि भू प्रॉपर्टी पे सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन पाया जाता है, और उसका आपको मिलान करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बात करें सर्वाधिक मात्रा में जो है ये आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो है ये आपका कितना पाया जाता है, तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन जो है ये आपका भू प्रॉपर्टी पे 46.8% जो है ये पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 46.8% ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद अगर हम सिलिकॉन की बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन जो है ये कितना पाया जाता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन जो है 27 पॉइंट जो है guys याद रखिएगा 27.72% जो है सिलिकॉन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम एल्युमिनियम की बात करें guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम जो है ये कितना पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्युमिनियम जो पाया जाता है ये आपका 8.13, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एल्युमिनियम जो है आपका 8.13 पाया जाता है। आयरन की अगर हम बात करें, आयरन है आपका कितना पाया जाता है guys? तो आयरन है आपका 5% आयरन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम की बात करें guys, तो कैल्शियम जो है ये आपका 3.65% पाया जाता है। कैल्शियम जो है ये आपका 3.65%, और जो है लास्ट आपका कार्बन जो है ये कितना प्रतिशत है guys? तो 0.6% जो है ये कार्बन पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भू प्रवृत्ति में पाए जाने वाला तत्व आपको क्रम वाइज लिखा चुकी हूँ, और उसके बाद जो है आपको उसका प्रतिशत भी याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रतिशत ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि आकस्मिक निधि से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आकस्मिक निधि क्या होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो पैसे होते हैं वैसे याद रखिएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है आपात स्थिति के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपको क्या याद रखना है guys, ऐसे पैसे होते हैं जो कि आपात स्थिति के लिए या फिर जो है कोई भी आर्थिक संकट के लिए जो है guys याद रखिएगा। ऐसे पैसे जो आपात स्थिति या फिर guys याद रखिएगा आर्थिक संकट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपात स्थिति या फिर आपको ध्यान रखना है आर्थिक संकट के लिए जो है पैसे जो है अलग रखे जाते हैं। वैसे आपको ध्यान रखना है आर्थिक संकट के लिए अलग रखी गई निधि, ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक संकट के लिए जो है गैस याद रखिएगा, अलग रखी गई निधि जो होती है गैस, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या कहलाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है आकस्मिक निधि कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है अलग रखी गई नीति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अलग रखी गई नीति जो है ये क्या कहलाता है guys? अलग रखी गई नीति जो है ये आपको ध्यान रखना है। अलग रखी गई निधि जो है गैस याद रखिएगा, ये क्या कहलाता है, आकस्मिक निधि कहलाता है। ये इसका तात्पर्य हो गया। ठीक है, आपात स्थिति या फिर आर्थिक संकट के लिए जगह अलग रखी गई निधि क्या कहलाती है, आकस्मिक निधि कहलाती है। आपको ध्यान रखना। और इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि आकस्मिक निधि से संबंधित है, तो ये जो है आपका 267 और अनुच्छेद ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं guys, जो है आपका अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 जो है ये किससे संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 266 जो है ये किससे संबंधित है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपके भारत की संचित निधि। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारत की संचित निधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो याद रखिएगा भारत की संचित निधि से संबंधित जो है ये कौन सा अनुच्छेद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की संचित निधि से संबंधित जो है गाइस याद रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 266 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं गाइस, आपका जो है आप बात करेंगे गाइस, आपका जो है आर्टिकल 2 जो है 343। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 जो है ये किससे संबंधित है, तो संघ की राजभाषा का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ की राजभाषा का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ की राजभाषा का उल्लेख जो है ये किसमें किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संघ की राजभाषा का जो है देखिएगा, संघ की राजभाषा का उल्लेख जो किया गया है गाइस, ये किसमें किया गया, आर्टिकल 343 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका जो है अनुच्छेद 345, तो इसमें जो है क्या किया गया हुआ है guys? तो अनुच्छेद 345 में जो है ये राज्यों की राजभाषा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने जानबूझ के ऑप्शन इस तरीके से डाला है ताकि आपके कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर सकूं। जब भी आर्टिकल 343 की बात आएगी तो ये संघ की राजभाषा है, और 345 में जो है याद रखिएगा ये जो है राज्यों की राजभाषा का उल्लेख जो है किसमें किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 345 जो है ये राज्यों की राजभाषा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 345 जो है ये आपके राज्यों की राजभाषा से संबंधित है, और जो है 343 ये संघ की राजभाषा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि अम्ल राज्य में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अम्ल राज्य में जो है कौन कौन अम्ल पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है, डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी जो है ये दोनों अम्ल पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं तो आपका जो है नाइट्रिक अम्ल जो है ये क्या हो गया, तो HNO3 जो है guys याद रखिएगा, HNO3 जो है ये आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो गया ये आपका HCl हो गया। और ये दोनों अम्ल जो है guys याद रखिएगा ये किस में पाए जाते हैं, अम्ल राज्य में पाए जाते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपको बताना है आरबीआई के जो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो आपके ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी सीडी देशमुख, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा, या ऑप्शन डी रघुराम राजन। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके जो है ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय गवर्नर जो थे ये सीडी देशमुख थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें
जो आपका जो है शक्तिकांत दास जो है याद रखिएगा, ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो है ये 25वें थे, ये आपको ध्यान रखना है। और संजय मल्होत्रा जो है याद रखिएगा, ये आपके आरबीआई के जो है याद रखिएगा 26वें गवर्नर है। यानी कि अगर हम बात करेंगे ये आपके 26वें गवर्नर। अगर हम बात करें कि वर्तमान में यानी कि 2025 में जो है ये कौन है आरबीआई के गवर्नर, तो याद रखिएगा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो है ये आपके संजय मल्होत्रा ही वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है guys, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हम आरबीआई की स्थापना, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इन सारी चीजों के बारे में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में बात करेंगे, जो कि है इसकी स्थापना के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई की जो है गाइस स्थापना कब हुई थी, आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा आरबीआई की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका जो है 1 अप्रैल 1935 में। तो याद रखिएगा 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आरबीआई की स्थापना जो है ये किस एक्ट के तहत हुई थी, तो यानी कि किस अधिनियम के तहत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा ये जो है किस एक्ट के तहत, 1934 के एक्ट के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। 1934 के अधिनियम के तहत जो है guys याद रखिएगा इसका जो है ये जो है स्थापना हुआ है आरबीआई का, ये आपको ध्यान रखना है एक्ट के तहत। और किस समिति के सहयोग से होएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है किस समिति के, तो शाही आयोग, ठीक है। आपको ध्यान रखना है किस समिति की सिफारिश पे हुआ, तो याद रखिएगा शाही आयोग की जो है शाही आयोग की सिफारिश पे जो है आरबीआई के गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, शाही आयोग। अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे, जैसे एक एक करके हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पे जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि आरबीआई का जो है ये राष्ट्रीयकरण कब हुआ है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था आपका जो है 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था guys, तो ये रखिएगा 1 जनवरी 1949 को जो है 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। उसके बाद बात करेंगे गाइस इसका हेडक्वार्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि आरबीआई का जो है ये हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का मुख्यालय जो है guys याद रखिएगा जो है अभी जो है जब ये हुआ था, तो याद रखिएगा अभी अगर हम बात करें तो ये मुंबई में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है guys, तो याद रखिएगा मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो है कलकत्ता में था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे आरबीआई से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है आरबीआई के लोगो के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूछा जाता है आरबीआई का जो है कैसे, याद रखिएगा हम बात करते हैं आरबीआई का जो है याद रखिएगा लोगो, ठीक है। आरबीआई का लोगो जो है पूछा जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं आरबीआई का लोगो। तो यहाँ पे जो है पूछा जाएगा, यहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा आरबीआई के लोगो के बारे में। तो याद रखिएगा इसमें जो है तार का वृक्ष है, यहाँ पे जो है आपको ये जो दिख रहा है guys, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये क्या है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है तार का वृक्ष है, ठीक है। आरबीआई के लोगों की अगर हम बात करें तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है तार का वृक्ष है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या है guys, तो याद रखिएगा तार का वृक्ष, और जो है ये आपका जो है टाइगर है, कौन सा टाइगर है guys, तो याद रखिएगा रॉयल बंगाल टाइगर है। ये जो है आरबीआई का लोगो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है तार का वृक्ष, और जो है guys आपको ध्यान रखना है रॉयल बंगाल टाइगर जो है guys, देखिएगा रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये आरबीआई का लोगो है, ये आपको ध्यान रखना है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो ये जो है आरबीआई का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी स्थापना है, ये किस एक्ट के तहत हुआ है। उसके बाद जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इन सारी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, या ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर। जो विटामिन ए का रासायनिक नेम है वो क्या है गाइस, तो याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नेम है वो है आपका रेटिनॉल, जो है विटामिन ए का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो है विटामिन ए की अगर हम बात करें गाइस कि इसे जो है कब खोजा गया था गाइस, तो इसकी अगर हम खोज की बात करें कि विटामिन ए की जो है ये खोज कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की खोज जो है वो 1919 में हुआ था, ये आपको सॉरी 1909 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1909 में जो है गाइस याद रखिएगा विटामिन ए की खोज हुई थी।
उसके बाद बात करेंगे कि विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो है ये कौन सा है, तो ये भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से जो होने वाले जो रोग है वो कौन से गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग है ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, रतौंधी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गाइस याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसके जो है हम स्रोत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि विटामिन ए का जो है प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम विटामिन ए के स्रोत के बारे में बात करेगा इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो गया सबसे इम्पोर्टेंट जो हो गया गाजर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए जो है ये दूध में भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है अंडा में भी विटामिन ए पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूध, गाजर, अंडा, उसके बाद आपको याद रखना है सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में भी जो है याद रखिएगा सोयाबीन हो गया, इसमें भी याद रखिएगा ये आपका जो है क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, सोयाबीन हो गया। उसके अलावा ये सारी चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं guys, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टोकोफेरोल। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी की बात करते हैं। टोकोफेरोल जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नेम है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोकोफेरोल जो है गैस याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। टोकोफेरोल जो है याद रखिएगा ये किसका है, तो याद रखिएगा ये है विटामिन ए ई का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, टोकोफेरोल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है ये आपको ध्यान रखना है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नेम है, तो ये आपको ध्यान रखना है राइबोफ्लेविन जो है ये है आपके जो है राइबोफ्लेविन जो है guys, याद रखिएगा ये विटामिन बी टू का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें राइबोफ्लेविन जो है guys, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये किसका है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है राइबोफ्लेविन जो है guys, याद रखिएगा ये विटामिन बी टू का रासायनिक नेम है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विटामिन जो है guys, याद रखिएगा ये जो है ये आपका किस तरीके से लिखा था ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा विटामिन ई का रासायनिक नेम क्या है guys, तो ये आपको ध्यान रखना है विटामिन ई का रासायनिक नेम है टोकोफेरॉल, और इस राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन बी टू का रासायनिक नेम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन सी का जो है रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विटामिन सी का जो रासायनिक नेम है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विटामिन सी का रासायनिक नेम क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विटामिन सी का रासायनिक नेम है जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो है मैं दिखा रही हूँ जो कि कमी से होने वाला रोग, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग है ये कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जो है ये आपको ध्यान रखना है जनन शक्ति कम हो जाना गाइस, याद रखिएगा जनन शक्ति कम होना जो है गाइस, याद रखिएगा जनन शक्ति कम होना जो है ये किसका है गाइस, तो याद रखिएगा जनन शक्ति कम होना जो है, जनन शक्ति कम होना जो है याद रखिएगा ये विटामिन ई की वजह से। अगर विटामिन ई की कमी होगी तो जनन शक्ति जो है ये कम हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन बी टू जो कि राइबोफ्लेविन है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी टू जो है गाइस याद रखिएगा त्वचा का फटना। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कमी से जो होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है त्वचा का फटना। ठीक है, विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है विटामिन बी टू की कमी से जो है त्वचा का फटना जो है ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस विटामिन सी की, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है स्कर्वी रोग जो होता है गाइस, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग जो होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि पराक्रम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन ए 26 दिसंबर को, ऑप्शन बी 23 दिसंबर को, ऑप्शन सी 14 सितंबर को, या ऑप्शन डी 22 मई को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा पराक्रम दिवस जो है ये सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस याद रखिएगा 23 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पराक्रम दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। और याद रखिएगा गाइस ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है कि सुभाष चंद्र बोस की जगह जो देखिएगा पराक्रम दिवस जगह जो देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती पे जो है ये दिवस को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे जो है आपको कौन सा मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है पराक्रम दिवस। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है 26 दिसंबर की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीर बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीर बाल दिवस जो है आपका 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 24 सितंबर को जो है गाइस याद रखिएगा, सॉरी 14 सितंबर को जो है गाइस याद रखिएगा हिंदी दिवस, ठीक है। हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा हिंदी दिवस जो है गाइस याद रखिएगा हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है गाइस याद रखिएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, हिंदी जो है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को, ठीक है। तो अगर ये आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा हिंदी दिवस जो है ये आपका जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो मनाया जाता है ये आपके 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आपका 22 मई, ठीक है। 22 मई को जो है ये क्या मनाया जाता है गाइस, तो याद रखिएगा जैव विविधता दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता दिवस जो है गाइस याद रखिएगा जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता दिवस जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है 22 मई को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आपको बताना है कि भारत की कौन सी नदी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो आपके ऑप्शन ए पेरियार नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी चंबा नदी, या ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो भ्रंश घाटी से होकर जो है ये कौन सी नदी बहती है, तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है गाइस याद रखिएगा ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में, सबसे पहले हम नर्मदा नदी के याद देखिएगा उद्गम के बारे में बात करेंगे कि नर्मदा नदी का जो है ये उद्गम जो है ये कहाँ होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है गैस याद रखिएगा अमरकंटक के पहाड़ से जो है किस नदी का उद्गम होता है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है ये अमरकंटक पहाड़ से होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अमरकंटक पहाड़ से जो है किस नदी का उद्गम होता है, नर्मदा नदी का, ये आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक पहाड़ से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो याद रखिएगा कि नर्मदा नदी के बारे में आपको याद रखना है कि जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा होती है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो है ये कौन सी नदी है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। नर्मदा नदी जो है guys, याद रखिएगा ये जो है आपके मध्य प्रदेश की जो है guys, याद रखिएगा ये नर्मदा नदी जो है ये आपके मध्य प्रदेश की जो है गाइस देखिएगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जो है नर्मदा नदी को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि केरल की जीवन रेखा को किस नदी के नाम, तो याद रखिएगा केरल की जीवन रेखा जो है ये किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा केरल की जीवन रेखा जो है ये पेरियार नदी को कहा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। केरल की जीवन रेखा जो है ये किस नदी को कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। केरल की जीवन रेखा जो है ये पेरियार नदी को कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये कौन सी है गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये आपकी यमुना नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये यमुना नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पूछा गया था कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ये है यमुना नदी।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस, जो कि है आपका सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं गाइस कि जो है आपका भ्रंश घाटी, ठीक है, जो कि अभी प्रश्न पूछा गया था कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि गाइस कि आपसे पूछा जाएगा नर्मदा नदी ही ऑप्शन में दिया हो, पता आपको होना चाहिए कि भ्रंश घाटी से होकर कौन कौन सी नदी जो है ये बहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद देखिएगा भ्रंश घाटी की अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ से जो है 3 नदी बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भ्रंश घाटी से जो है ये कितनी नदी बहती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भ्रंश घाटी से जो है ये आपको ध्यान रखना है 3 नदी बहती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें कि भ्रंश घाटी से 3 नदी कौन कौन सी नदी बहती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा पहला जो है, जो कि मैं अभी बताई हूँ, पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया, पहला जो हो गया ये आपका नर्मदा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका, दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, दूसरा जो है ये आपका गोदावरी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपका गोदावरी हो गया, और तीसरा जो है ये आपको कौन सा हो गया, तो याद रखिएगा तीसरा जो है ये आपका ताप्ती हो गया, ठीक है। तीसरा जो है आपको कौन सा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि चालीसा दल यानी कि ग्रुप ऑफ 40 का गठन जो है ये किसने किया था, तो आपके ऑप्शन है रजिया सुल्तान ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, या ऑप्शन डी बलबन ने। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो चालीसा दल का गठन था वो किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश का जो है ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं इल्तुतमिश के कार्यकाल के बारे में, ठीक है, कि इसने जो है कब तक शासन किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कार्यकाल जो है, हर किसी का आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इसने जो है 1192 से लेकर जो है कब तक शासन किया था, 1192 से लेकर 1236 तक जो है इसने शासन किया था इल्तुतमिश ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है 40 सरदारों का इसने गठन किया था जिसे चालीसा दल कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है कि इससे जो है गाइस ये देखिएगा इसने जो है इक्तादारी प्रथा चलाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें इल्तुतमिश की, तो याद रखिएगा इक्तादारी प्रथा जो है ये किसने चलाई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इक्तादारी प्रथा जो है ये किसने चलाई थी गाइस, तो याद रखिएगा इक्तादारी प्रथा जो है ये किसने चलाई थी, ये चलाई थी इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा। उसके बाद जो है गाइस नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इक्तादारी प्रथा के बाद आपको याद रखना है इसने जो है शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि शुद्ध अरबी के सिक्के जो है ये किसने चलाए, तो याद रखिएगा शुद्ध अरबी के सिक्के जो है गाइस याद रखिएगा शुद्ध अरबी के सिक्के जो है किसने चलाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध अरबी के सिक्के जो है ये इल्तुतमिश ने चलाए हैं, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध अरबी के सिक्के, जिसमें से जो है शुद्ध अरबी के सिक्के में कौन कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका था टांका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो था ये टांका था, और दूसरा जो था ये कौन था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो था ये आपका जीतल था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, टांका और जीतल। याद रखिएगा टाका था, टाका नहीं था। तो अगर हम बात करें टाका जो था गैस, याद रखिएगा ये जो था ये किसका था गैस, तो याद रखिएगा टाका जो था गैस, ये आप ध्यान रखिएगा ये जो था ये आपका टाका जो था ये आपके चांदी का था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो था ये किसका था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चांदी का था, और जो जीतल था ये किसका था, तो याद रखिएगा ये जो था ये तांबा का था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जीतल जो था ये किसका था, ये आपको ध्यान रखना है, ये तांबा का था, और टाका जो था ये चांदी का था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गाइस इल्तुतमिश ने जो है राजधानी का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश ने जो है राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है, इस जब कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उस समय इसकी राजधानी कहाँ थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी ये लाहौर थी, आपको ध्यान रखना। और जो है इल्तुतमिश ने लाहौर से जो है ये कहाँ राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने जो है गाइस रखिएगा लाहौर से जो है अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। इसने कुछ महत्वपूर्ण निर्माण भी करवाया, जैसे अगर हम बात करें गाइस इसने जो है ये आपको ध्यान रखना है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम निर्माण की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि इसने जो है गाइस याद रखिएगा कुतुब मीनार, ठीक है, जिसकी नींव जो है ये किसने डाली थी गाइस, तो याद रखिएगा कुतुब कुतुब मीनार की नींव जो है गाइस याद रखिएगा ये किसने डाली थी, ये आपको ध्यान रखना है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूर्ण करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण जो है, ये आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये पूर्ण किसने करवाया था, तो ये आपको ध्यान रखना कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये पूर्ण करवाया था
ये इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूर्ण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें कुतुब मीनार का हो गया, उसके बाद जो है दूसरा आपको कौन सा याद रखना है, इसने एक ऐसे याद रखिएगा, इसने जो है हौजे सुल्तानी भी बनवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको याद रखना है। दूसरा जो है ये क्या बनवाया था गाइस, इससे आपको ध्यान रखना है। इसने हौजे सुल्तानी जो है इसने इसका भी निर्माण करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। हौजे सुल्तानी जो है गाइस याद रखिएगा, ये इसका जो है निर्माण किसने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। हौजे सुल्तानी का निर्माण जो है गाइस याद रखिएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो आपको बताना है कि सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। तो 1220 से 1320 से लेकर 1414 तक। ऑप्शन बी 1290 से लेकर 1320 तक। ऑप्शन सी 1206 से 1290 तक, या ऑप्शन डी 1414 से लेकर 1451 तक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1414 से लेकर 1451 तक जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सैयद वंश ने जो है सल्तनत किया था, दिल्ली सल्तनत पे जो शासन किया था 1414 से लेके 1451 तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गाइस, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे गाइस। तो याद रखिएगा पांच वंशों ने जो है गाइस, याद रखिएगा 5 वंशों ने जो है शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सा था गाइस, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि आपका जो है गुलाम वंश ने शासन किया, ये आपको ध्यान रखना है। पहला जो है ये किसने किया था, गुलाम वंश ने किया था। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा जो है ये किसने किया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका खिलजी वंश ने शासन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका किसने किया था, खिलजी वंश ने। उसके बाद जो है तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा जो है ये आपको कौन सा वंश था, तो तीसरा जो था ये आपको ध्यान रखना है तुगलक वंश था। तीसरा जो है ये आपका कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना है तीसरा जो था ये आपका तुगलक वंश था। और उसके बाद जो है चौथे पे जो है ये आपका कौन सा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चौथे पे जो था ये आपका सैयद वंश था, ये आपको ध्यान रखना। चौथे पे आपका सैयद वंश था। और जो है पांचवें पे आपका कौन सा था, लोधी वंश था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पांचवें पे जो है ये आपका कौन सा वंश था, लोधी वंश है। तो ये आपका क्रम वाइज है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो गाइस याद रखिएगा, अगर अब हम बात करें गुलाम वंश, गुलाम वंश ने जो शासन किया था ये कब से कब तक किया था, तो याद रखिएगा इसने किया था 1206 से लेकर, गुलाम वंश का जो शासन था वो 1206 से लेकर गाइस याद रखिएगा 1290 तक जो है ये किसने शासन किया था, गुलाम वंश ने। उसके बाद अगर हम खिलजी वंश की बात करेंगे तो याद रखिएगा खिलजी वंश ने जो शासन किया था ये 1290 से 1320 तक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसने जो शासन किया था ये आपको ध्यान रखना है 1290 से लेकर गाइस याद रखिएगा 1320 तक जो है ये खिलजी वंश ने शासन किया। उसके बाद अगर बात करते हैं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक, तुगलक वंश ने जो गाइस याद रखिएगा 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया, ये आपको ध्यान रखना है। और सैयद वंश ने जो है गाइस याद रखिएगा 1414 से लेके, ये आपको ध्यान रखना है, सैयद वंश ने जो है गाइस याद रखिएगा 1414 से लेके 1451 तक। और यही आपका प्रश्न पूछा गया है कि सैयद वंश ने कब से कब तक शासन किया दिल्ली सल्तनत में, 1414 से लेकर 1451। और लोधी वंश ने जो है गाइस याद रखिएगा 1451 से लेकर जो है गाइस याद रखिएगा 1526 में तक शासन किया था। और 1526 में क्या हुआ था, 1526 में जो गाइस याद रखिएगा मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 1526 में गाइस याद रखिएगा कौन सा वंश आ गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गाइस एक पॉइंट आपको याद रखना है जो कि है सैयद वंश की जो है गाइस याद रखिएगा। अगर हम संस्थापक की बात करें कि सैयद वंश के जो है संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सैयद वंश के जो संस्थापक है गाइस ये कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सैयद वंश के संस्थापक कौन है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। सैयद वंश के संस्थापक जो है ये खिज्र खां है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा जो कि मैं यहाँ पे स्टार देके लिख रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी के किनारे जो आपका मुबारकाबाद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस कि जो है आपका जो है यमुना नदी के किनारे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यमुना नदी के किनारे जो है ये आपको कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी के किनारे जो है आपका
कौन सा शहर है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी के किनारे जो है आपका जो है कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा मुबारकाबाद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये जो है कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है यमुना नदी के किनारे जो है ये मुबारकाबाद जो है गाइस, याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है ये किसने की थी गाइस। तो ये जो है पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है यमुना नदी के किनारे जो मुबारकाबाद है इसकी जो है गाइस, याद रखिएगा मुबारकाबाद की स्थापना जो है ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की जो है स्थापना जो है ये किसने की गई, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुबारकाबाद की स्थापना जो है गाइस, याद रखिएगा जो कि आपके सैयद वंश के जो है गाइस, याद रखिएगा कौन थे गाइस, मुबारक सानी की है। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसने की है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है मुबारक सानी की। मैं यहाँ पे अलग अलग लिख दी हूँ स्लाइड कलर लेकर, ताकि मैं आपको समझा पाऊँ सही से, ठीक है। मुबारक सानी की है जो कि जो है सैयद वंश के थे, ये आपको ध्यान रखना है। मुबारक सानी की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान रखिएगा यमुना नदी के किनारे है आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा मुबारकाबाद है, ये आपको ध्यान रखना है। मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि दक्षिण भारत के अलवार थे, तो आपको बताना है दक्षिण भारत के अलवार क्या थे। तो मूर्तियों के शिल्पकार थे, या फिर संत थे, या फिर व्यापारी थे, या फिर योद्धा थे। तो गाइस याद रखिएगा दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, संत थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दक्षिण भारत के अलवार जो थे, तमिलनाडु के जो 12 वैष्णव भक्त जो थे गाइस, याद रखिएगा इनका सामूहिक नाम क्या था, अलवार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है गाइस, याद रखिएगा तमिलनाडु के जो है याद रखिएगा आपको क्या याद रखना है, तमिलनाडु के जो है 12 जो है याद रखिएगा, तमिलनाडु के 12 जो है guys, याद रखिएगा जो कि वैष्णव भक्त थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के 12 जो है guys, याद रखिएगा जो कि वैष्णव भक्त थे guys, याद रखिएगा तमिलनाडु के 12 वैष्णव भक्त जो थे guys, याद रखिएगा 12 वैष्णव भक्त के कवियों का नाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वैष्णव भक्त कवियों का जो है सामूहिक नाम क्या था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के 12 वैष्णव भक्त कवियों का सामूहिक नाम जो है ये क्या था गाइस, तो याद रखिएगा सामूहिक नाम जो था ये था अलवार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी को ही हम अलवार कहते हैं, जिसे मैं समझा पाई होंगी आपको ध्यान से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु के 12 वैष्णव भक्त कवियों का सामूहिक नाम जो है ये क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, अलवार था। सामूहिक नाम जो था ये क्या था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। सामूहिक नाम जो था ये अलवार था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सामूहिक नाम अलवार था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इस क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि फुगड़ी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी राजस्थान से, ऑप्शन सी कर्नाटक से, या ऑप्शन डी गोवा से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो फुगड़ी लोक नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, ये गोवा से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि गोवा से संबंधित कौन कौन सा जो है लोक नृत्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है दक्कनी। दक्कनी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्कनी जो है ये गोवा का है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें दक्कनी हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है तरंग मेल। तरंग मेल जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा तरंग मेल जो लोक नृत्य है गाइस, याद रखिएगा ये गोवा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस मूसल, मूसल जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मूसल जो है ये गोवा से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका कोली जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोली लोक नृत्य जो है ये आपके जो है गोवा से संबंधित है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मांडी हो गया, मांडी जो है ये किस राज्य से संबंधित हो गया, आपके गोवा से हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा आपका धालो, धालो जो है ये कहाँ का लोक नृत्य हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हो गया आपके जो है गोवा का हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक, कर्नाटक का आपको याद रखना है कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कर्नाटक का जो है सबसे प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक का जो है यक्षगान, यक्षगान जो है ये कहाँ का है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का हो गया। इसके अलावा आपका वीरगासी जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीरगासी जो है ये आपके कर्नाटक का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुनीथा, कुनीथा जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुनीथा जो है ये कर्नाटक का हो गया, ये
आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद करगा हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान, राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो है भवाई नृत्य जो है ये कहाँ का हो गया, ये हो गया आपके राजस्थान का। उसके बाद अगर हम बात करें पनिहारी नृत्य जो है ये कहाँ का हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। पनिहारी जो है ये राजस्थान का हो गया। इसके अलावा घूमर हो गया, ये आपका कहाँ का हो गया, राजस्थान का हो गया। इसके बाद अगर आप बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है जो कि आपका हो गया जवारा। जवारा नृत्य जो है ये कहाँ का हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश का। उसके अलावा मटकी, मटकी जो है ये कहाँ का हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो आपके ऑप्शन है 1947 से 1949 में, ऑप्शन बी 1949 से 1950 में, ऑप्शन बी 1951 से 1952 तक, या ऑप्शन बी 1953 से 1954 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला लोकसभा का आम चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 1952 के बीच चला था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया पहला आम चुनाव हुआ था लोकसभा का। और अगर बात करें कि पहला आम चुनाव जो लोकसभा का हुआ था इसमें जीत किसकी हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो जीत हुआ था गाइस ये आपको ध्यान रखना है किसका हुआ था, कांग्रेस का हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है जीत किसकी हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें जो है जीत कांग्रेस की हुई थी। अगर उनको बात करें कि कितना सीट प्राप्त हुआ था गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कांग्रेस की जीत हुई थी, जिनमें उन्हें जो है गाइस देखिएगा 364 सीटों से जो है, ये आपको ध्यान रखना है 364 सीटों से जो है इन्होंने जीत हासिल की थी, ये आपको ध्यान रखना है। 364 सीटों से जो है ये जीत हासिल की थी। और इनमें जो है हार किन की हुई थी, अम्बेडकर साहब की हो गई थी गाइस, याद रखिएगा। इन्हें जो है ये आपको ध्यान रखना है, जो है आपके शेड्यूल कास्ट के जो फेडरेशन के जो थे इनको सिर्फ जो है 2 सीट मिली थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन्हें जो है आपको ध्यान रखना है 364 सीटों से जीत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है लोकसभा जब चुनाव हुआ था, तो अगर हम बात करें लोकसभा के जो है गाइस देखिएगा पहले अध्यक्ष जो थे ये कौन थे गाइस, तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लोकसभा के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के हम बारे में बात करेंगे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत बार पूछा गया। तो याद रखना है पहले प्रधानमंत्री जो थे ये सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन आपको याद रखना है लोकसभा के जो है पहले अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो याद रखिएगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जो कि है आपके जीवी मालवणकर, यानी कि गणेश वासुदेव मालवणकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे जो है याद रखिएगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव, पूरा नाम मैं लिख दे रही हूँ ताकि कभी कभी जो है पूरा नाम भी होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है गणेश वासुदेव जो है याद रखिएगा, वासुदेव मावलकर जो है याद रखिएगा। ये जो है लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है guys, याद रखिएगा अगर हम बात करें कि वर्तमान वर्तमान में कौन है इस लोकसभा के अध्यक्ष, तो याद रखिएगा अगर हम वर्तमान की बात करें तो याद रखिएगा ओम बिरला जो है guys, याद रखिएगा लोकसभा के पहले अध्यक्ष है। अगर हम बात करें वर्तमान में कौन है guys, तो याद रखिएगा वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोकसभा में जो है कुल सदस्य कितने गए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि लोकसभा में जो है ये कुल सदस्य कितने गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में जो कुल सदस्य है वो है 543 सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा में कुल सदस्य 543 है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोती का मुख्य अवयव क्या है। तो बहुत लोगों को अगर ये नहीं पता है कि मोती का मुख्य अवयव जो है ये क्या होता है गाइस, तो ये मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। ये आपको ध्यान रखना है अवयव जो है ये किसे कहते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कंपोनेंट कह लीजिए या फिर जो है कोई सा भी इंग्रेडिएंट कह लीजिए। तो सिंपल भाषा में कंपोनेंट अगर आपको ना समझ में आए तो इंग्रेडिएंट जो है इसे आप कह सकते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है इंग्रेडिएंट, यानी कि जो है ये क्या कहते हैं जो ये आपको ध्यान रखना है जैसे कि कोई सामग्री, जैसे कि हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं गाइस, याद रखिएगा उसमें जो भी आपका हल्दी मिर्ची पड़ता है वो सब क्या हो गया, वो इंग्रेडिएंट हो गया। तो ये जो है उसी को हम कहते हैं कि मोती में जो है ये एक्चुअल में क्या क्या रहता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ये आपसे बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट रहता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट रहता है, या फिर ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट रहता है या फिर सोडियम कार्बोनेट रहता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड रहता है या फिर अमोनियम क्लोराइड रहता है। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट होता है या फिर कांचीयोलिन होता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम कार्बोनेट और कांचीयोलिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जो है ये आपको ध्यान रखना है कि जो है आपको याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मोती में कितना होता है, तो याद रखिएगा 85% जो है गाइस याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो है गाइस याद रखिएगा 85% का ये होता है। उसके बाद अगर आप बात करें गाइस तो याद रखिएगा जल जो है ये कितना होता है गाइस, तो याद रखिएगा जल जो है ये आपका कितना होता है, तो याद रखिएगा जल जो है ये आपका 2 से 4% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आपका कांचीयोलिन है ये आपका कितना होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कांचीयोलिन जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका होता है 0 से 10%। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 0 से 10% जो है ये आपका कांचीयोलिन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मूले की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 जो है ये इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें मोती में जो है गाइस याद रखिएगा मोती में जो है चमक किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मोती में चमक जो है कांचीयोलिन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मोती में जो है चमक किसकी वजह से होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोती में चमक जो है इसी की वजह से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपके ऑप्शन ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 9। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 11 खिलाड़ी की बात करें तो 11 खिलाड़ी जो है आपका हॉकी में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना हॉकी में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें क्रिकेट, क्रिकेट में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा क्रिकेट में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है आपको याद रखना और किस में हो गया, तो याद रखिएगा फुटबॉल में। ठीक है, आपको ध्यान रखना फुटबॉल में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अब हम बात करते हैं गाइस आपका जो है आपका 7 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी आपको याद रखना है। कबड्डी, कबड्डी में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में जो है ये आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कबड्डी में हो गया, उसके बाद अगर हम बात करें नेटबॉल में जो है ये कितने खिलाड़ी हो गए गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेटबॉल में जो है गाइस याद रखिएगा ये आपके 7 खिलाड़ी हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। 4 खिलाड़ी जो है ये आपके किसमें हो गए, पोलो में जो है ये 4 खिलाड़ी हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। पोलो में जो है ये कितने खिलाड़ी हो गए, पोलो में जो है ये आपके 4 खिलाड़ी हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 9 खिलाड़ी की, तो 9 खिलाड़ी जो है ये किसमें होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। खो खो में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। खो खो में जो है ये आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं गाइस आपका जो है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में जो है एक और याद रख लीजिएगा 6 खिलाड़ी जो है ये किसमें होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 खिलाड़ी जो है गाइस याद रखिएगा वॉलीबॉल में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वॉलीबॉल में जो है गाइस याद रखिएगा 6 खिलाड़ी जो है ये आपके वॉलीबॉल में होते हैं। उसके बाद गाइस 9 खिलाड़ी जो है आपके खो खो में भी होते हैं, और याद रखिएगा एक और याद रख लीजिएगा बेसबॉल, बेसबॉल में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं गाइस, तो नेट बॉल और बेसबॉल दोनों अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं वो 9 खिलाड़ी जो है बेसबॉल में होते हैं। और यहाँ पे जो है एक और याद रखिएगा नेट बॉल के बाद जो है याद रखिएगा वाटर पोलो, वाटर पोलो में जो है ये खिलाड़ी कितने होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। वाटर पोलो में जो है एक खिलाड़ी जो है गाइस याद रखिएगा 7 होते हैं, और पोलो में जो है ये 4 होते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, वाटर पोलो में 7 होते हैं और पोलो में 4 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है, तो आपके ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी टिन या ऑप्शन डी लेड। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है पारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है गाइस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो है आपको बताना है कि कौन सी धातु है, ये आपको ध्यान रखना है कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर जो है गाइस देखिएगा कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर जो है गाइस देखिएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो है गाइस देखिएगा द्रव अवस्था में
पाई जाने वाली धातु कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु जो है ये पारा है। ये आपको ध्यान रखना है, पाई जाने वाली ये धातु है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पाई जाने वाली जो है ये धातु कौन सी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, पाई जाने वाली जो धातु है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? तो पारा जो है ये आपको ध्यान रखना है, पारा जो है ये कमरे के तापमान द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अगर यही प्रश्न मेरा ये रहे कि कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु अगर आपसे पूछे, धातु जो है ये पारा है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर अधातु पूछे तो याद रखिएगा ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन जो है गाइस याद रखिएगा कमरे के ताप पर जो है पाई जाने वाली धातु है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रोमीन जो है याद रखिएगा अधातु है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपको याद रखना है पारा के, पारा को जो है गाइस याद रखिएगा, इसे जो है गाइस याद रखिएगा, इसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। तो ये भी अगर आपसे बात करें कि क्विक सिल्वर जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्विक सिल्वर जो है गाइस याद रखिएगा, ये पारा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्विक सिल्वर। उसके अलावा आपको याद रखना है, पारा से रिलेटेड आपको एक और याद रखना है, जो कि आपको याद रखना है, ये जो है ऊष्मा एवं विद्युत का जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। पारा जो है गाइस याद रखिएगा, ये ऊष्मा, ऊष्मा और किसका ये गाइस याद रखिएगा, तो ऊष्मा और विद्युत का जो है ये सुचालक होती है पारा, ये आपको ध्यान रखना है। ऊष्मा और विद्युत का जो है गाइस याद रखिएगा, पारा जो है गाइस आपको ध्यान रखना है, ये ऊष्मा और विद्युत का जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है सुचालक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सुचालक होती है, ठीक है, अभी आपको ध्यान रखना है। ये जो पारा जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। बाकी यहाँ पे जो है मर्क्यूरी, जो कि आपको याद रखना है, इसका जो है रासायनिक प्रतीक H3 होता है, और इसका जो है ये क्या होता है, 80 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी जल। तो बताइए जो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इससे प्राप्त नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड जो है गाइस याद रखिएगा, ये जो है ये ग्रहण करता है, ठीक है, ये जो पौधा जो होता है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये पौधा जो है ये क्या करता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है O2 गैस को जो है गाइस याद रखिएगा, O2 को जो है ये रिलीज करती है, और जो गाइस याद रखिएगा CO2 को जो है ये ग्रहण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि जो है स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको बताना है कि स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र का उपयोग जो है ये किस लिए किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऊंचाई मापने के लिए, ऑप्शन बी दाब मापने के लिए, ऑप्शन सी रक्त दाब मापने के लिए, या ऑप्शन डी आर्द्रता मापने के लिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन जो है सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त दाब मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें ऊंचाई मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा ऑल्टीमीटर का उपयोग जो है ये किस लिए होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्टीमीटर का उपयोग जो है ये किस लिए होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्टीमीटर का उपयोग जो है ये ऊंचाई मापने के लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें दाब मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दाब मापने के लिए जो है ये आपको ध्यान रखना है। बैरोमीटर का उपयोग जो होता है ये आपको ध्यान रखना है। बैरोमीटर का उपयोग जो है ये किस लिए होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैरोमीटर का उपयोग जो है ये किस लिए होता है, दाब मापने के लिए जो है ये बैरोमीटर का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्द्रता मापने के लिए, आर्द्रता मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्द्रता मापने के लिए जो है ये हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्द्रता मापने के लिए जो है ये किसका उपयोग होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्द्रता मापने के लिए ये हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपका जो है आज का आपका रेलवे का एनटीपीसी का जो सेट था, सेट जो है आपका 69 जो था ये यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे जो है कमेंट में जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सेकेंड चीज, प्लीज गाइस ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा या आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया तो प्लीज गाइस प्लीज प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।